सभी को नमस्कार। केएन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप लोगों को नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत पाठ 4 मौलिक अधिकार भाग 1 पढ़ाने वाला हूँ। इसके पहले हम लोगों ने भारत के संविधान के बारे में, भारत के संविधान की विशेषताएं क्या है, उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। उसी के आगे की कड़ी है, हम लोगों को कौन-कौन से मौलिक अधिकार मिले, हमारे कौन-कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, मूलभूत कौन से अधिकार हमको संविधान द्वारा प्राप्त हैं, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर कुछ लोग एक तख्ती लेकर के खड़े हैं, बैनर, शिक्षा हमारा अधिकार है, न्यूनतम वेतन की गारंटी मिलनी ही चाहिए, यह हमारा अधिकार है, जंगल और वन संसाधनों पर हमारा अधिकार है। इस तरह की तख्तियां लेकर के अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे मजदूरों को, कामगारों को देखा है। अब यहाँ पर जो दिया है वो अभी किसी अधिकार से संबंधित है। अभी बच्चे अपने लिए शिक्षा का अधिकार इसके बारे में कह रहे हैं। कुछ नवयुवा युवक है देश के, जो न्यूनतम वेतन की गारंटी मिलनी ही चाहिए, यह हमारा अधिकार है। फिर आदिवासी महिलाएं जो जंगल और वन पर, जंगल की जो संपदा है, वन संपदा है, उन संसाधनों पर उनका अधिकार है, ऐसा वो इस तख्ती के माध्यम से बता रहे हैं। अब ऐसे रैलियां और जुलूस अनेक जगहों पर हम लोगों ने देखे हैं, जिसमें अधिकार के लिए, अपनी जरूरतों के लिए, अपने अधिकारों के लिए लोग संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं, जब भी उनका अधिकार बाधित होता है। हमें जन्म से ही कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। प्रत्येक जन्मजात बालक को जीने का अधिकार प्राप्त रहता है। उसे उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त हो, इसके लिए संपूर्ण समाज और सरकार प्रयास करते हैं। यदि सभी लोगों को अन्याय, शोषण, भेदभाव, वंचितता से संरक्षण प्राप्त हुआ, तभी प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में छिपे गुणों और कौशलों का विकास कर सकेगा। स्वयं के और संपूर्ण लोक समूह के विकास के लिए पोषक तथा अनुकूल परिस्थिति उपलब्ध कराने की मांग करना, उसके प्रति आग्रह करना ही अधिकारों की मांग करना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही बालक जन्म लेता है, इस दुनिया में आता है, इस संसार में आता है, उसे जीवन जीने का अधिकार प्राप्त होता है। उसे एक उत्तम स्वास्थ्य मिले, पोषक आहार मिले, इस तरह की व्यवस्था, इस तरह का प्रावधान कानून में किया गया है। और किसी भी व्यक्ति पर कोई भी अन्याय, शोषण या भेदभाव नहीं किया जा सकता है, इसके लिए संविधान से उसे संरक्षण प्राप्त है। तभी प्रत्येक व्यक्ति अपने हिसाब से अपने कौशलों का, अपने गुणों का विकास करेगा। और जब वह स्वयं अपना विकास करेगा, तो जो संपूर्ण लोक समूह है, उसका जो समाज है, वह भी विकसित होगा। और समाज, व्यक्ति से समाज, समाज से ही फिर राष्ट्र। इस तरह से अगर पोषक तथा अनुकूल परिस्थिति उपलब्ध होगी, तो हर कोई व्यक्ति अपने साथ-साथ अपने देश का विकास कर सकता है। उसके लिए पोषक तथा अनुकूल परिस्थिति उपलब्ध कराना, यह संविधान ने सरकार के ऊपर दायित्व डाला है। और इस तरह से सरकार लोगों के अधिकारों का संरक्षण करने के साथ-साथ ऐसे अनेक अधिकार लोगों को इस लोकतंत्र के माध्यम से, इस संविधान के माध्यम से मिला है। ऐसा पोषक वातावरण निर्माण करने के लिए संविधान द्वारा भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं। वे मौलिक अधिकार हैं। अर्थात मौलिक अधिकार क्या है? ऐसे मूलभूत अधिकार हमारे, जो एक अच्छे वातावरण में, एक पोषक वातावरण में अपना प्रोग्रेस कर सके, हम अपना विकास कर सके, हम अच्छी तरह से जी सके, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके और अपने कार्य अच्छी तरह से कर सके। इसके लिए जो हमें अधिकार प्राप्त है, वही हमारे मौलिक अधिकार है। वे अधिकार संविधान में उल्लिखित हैं, अतः उन्हें कानून का दर्जा प्राप्त है। इन अधिकारों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। अब जो भी अधिकार मिले हैं, उससे पूरे उस दायित्व को, देश के प्रति जो भी हमारी निष्ठा है, जो भी कर्तव्य है, उसके साथ हमें अपने अधिकारों का भी रक्षा करना है या उन अधिकारों को अपने उपयोग में लाना है। यह सब बातें संविधान में लिखी गई है। अर्थात एक तरह से कानून के रूप में हमारे अधिकारों का संरक्षण हमें प्राप्त है। संविधान में उल्लिखित हमारे अधिकार कौन से हैं?
संविधान में भारतीय नागरिकों के अधिकारों का उल्लेख मिलता है। देखेंगे कि वे अधिकार कौन से हैं। हम भारतीय हैं और हम भारतीय होने के कारण संविधान ने हमें कौन-कौन से अधिकार दिए हैं। हमारे देश में प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, धनवान हो या बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सभी को एक ही तरह का अधिकार, एक ही तरह का नागरिकत्व दिया है। हम लोगों ने पिछले पाठ में भी नागरिकत्व के बारे में भी पढ़ा था। यहाँ पर दिया है, चलो ढूँढे। कुछ तुम्हें बालकों के अधिकार मालूम होंगे, क्या उनमें से 2 महत्वपूर्ण अधिकार बता सकोगे? अभी जैसा कि मैंने कहा कि बच्चा जन्म लेते ही उसे जीने का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष की आयु तक बालक को मुफ्त शिक्षा मिले, ऐसा प्रावधान सरकार ने किया है। उसे राइट टू एजुकेशन इस तरह का अधिकार, उसी के साथ-साथ जीवन जीने का अधिकार, एक अच्छा पोषक आहार उसको मिले, यह बालकों के मौलिक अधिकार है, मूलभूत अधिकार है। महिलाओं के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार जैसी अवधारणाएँ तुम्हें मालूम ही है। इन अधिकारों के संबंध में हम सभी के सम्मुख कुछ प्रश्न उपस्थित हो गए। जैसे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक अधिकार दिए गए। संविधान ने ऐसा प्रावधान रखा है कि 1/3 जो सीट्स है लोकसभा, राज्यसभा, इन सब में भी उनके लिए रिजर्वेशन रखा गया है, आरक्षण रखा गया है। उसी के साथ-साथ सशक्तिकरण के साथ-साथ अनेक ऐसे अधिकार दिए गए जो महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को रोकने का काम करते हैं। ऐसा कानूनी प्रावधान है। उसी तरह से अभी हम लोगों ने जैसे देखा कि वन संपदा के बारे में आदिवासी किस तरह से जागरूक है, आदिवासी लोगों का अधिकार वन संपदा पर है, ऐसा अधिकार उनको दिया गया है। इसी के साथ-साथ अधिकारों का उपयोग क्या होता है, वे अधिकार हमें कौन प्रदान करता है? अधिकार हमें संविधान द्वारा प्राप्त है। अधिकारों का उपयोग अपने विकास के लिए, देश के विकास के लिए हम कर सकते हैं और हम पर किसी तरह का अन्याय ना हो, शोषण ना हो, इसके लिए हम अपने अधिकारों का अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। क्या अधिकारों से हमें वंचित किया जा सकता है? अधिकारों से हमें कोई वंचित नहीं कर सकता। अगर किसी भी तरह से कोई हम पर अत्याचार करता है, अन्याय करता है, हमारे अधिकारों का हनन करने की कोशिश करता है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? कानून बनाए गए हैं और दिया है यहाँ पर, यदि ऐसा होता तो उसके विरुद्ध कहाँ न्याय माँगा जा सकता है? इसके लिए अदालतें बनाई गई। पिछले पाठ में हम लोगों ने देखा था कि निष्पक्ष रूप से न्यायाधीश न्याय कर सकें, उनमें किसी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो, इसलिए जो न्यायाधीश हैं, जज हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और किसी भी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप उसमें नहीं होता। तो हमारे अधिकार अगर कहीं भी बाधित होते हैं, तो हम उसके विरुद्ध न्यायालय में आवाज़ उठा सकते हैं। कल्पना करो और लिखो, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी जैसे पशुओं को तुम पालते हो। तुम उनकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल करते हो, उनसे बहुत स्नेह करते हो। यदि ये पशु बोल पाते, तो उन्होंने तुमसे कौन से अधिकार माँगे होते? तो हम इस चीज़ को सिर्फ़ इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, इसलिए दिया गया है। कल्पना करो और लिखो। जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस इस तरह के जो पालतू जानवर हैं, इन्हें किस तरह का अधिकार चाहिए होगा? इनके साथ हम बड़े स्नेह से रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। स्नेहपूर्ण बर्ताव करते हैं, इनके साथ अच्छी तरह से देखभाल, उचित समय पर चारे-पानी की सब व्यवस्था खाने-पीने की करते हैं। लेकिन फिर भी पशुओं में एक भावना होती है, उन्हें आज़ादी से विचरण करना, आज़ादी से घूमना। यदि ये पशु बोल पाते तो शायद ये चाहते हैं कि वो पूरी तरह से बंधन से मुक्त रहे, ऐसा हम कल्पना कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है हर बच्चे को कौन-कौन सा अधिकार है, जैसे प्रत्येक बच्चे को जीने का अधिकार है, पौष्टिक एवं पर्याप्त भोजन का अधिकार, लड़की या लड़के के बिना किसी भेदभाव के अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार। ऐसा नहीं कि लड़कियां हैं तो उन्हें बहुत जगह पर भेदभाव किया जाता है, उसे दूध की आवश्यकता नहीं है, तो लड़के के लिए अलग स्पेशल खाना और लड़कियों के लिए इस तरह का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। प्रत्येक लड़का हो या लड़की सभी को एक समान अधिकार प्राप्त है। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मैंने बताया जैसा कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है। सरकारी विद्यालय उसके लिए खोले गए हैं, जैसे हमारे महानगर पालिका के विद्यालय, जिला परिषद, गाँव की तरफ जाएँगे तो जिला परिषद के विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, ऐसे अनेक विद्यालय हैं, जो सरकार द्वारा ऐसा प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्राप्त हो, यह बच्चों का अधिकार है। शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित होने और संगठन बनाने का, हम किसी भी तरह का संगठन बना सकते हैं। जो समाज समाज के हित में काम करे, इस तरह का संगठन शांतिपूर्ण तरीके से और सौहार्दपूर्ण तरीके से एकत्रित होने का अधिकार हमें है। अब यहाँ पर महिलाओं के जो अधिकार दिए हैं, उसमें पति की संपत्ति का अधिकार। शादी के बाद पति की संपत्ति में महिला का मालिकाना हक नहीं होता, लेकिन वैवाहिक
विवादों की स्थिति में पति की हैसियत के हिसाब से महिला को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। पति की मौत के बाद वसीयत के मुताबिक उसकी संपत्ति पर अधिकार पूरी तरह से उस महिला का होता है। पिता की संपत्ति का अधिकार, भारत में ऐसे कानून बनाए गए जहाँ पर महिला को या पुश्तैनी जो खानदानी हमारी संपत्ति है, उसमें भी महिलाओं को अधिकार है। अगर किसी की मृत्यु होती है तो वसीयत के हिसाब से उस लड़की को वो अधिकार प्राप्त होते हैं। और आदिवासियों के बारे में दिया था, अधिनियम के अधीन 13 दिसंबर 2005 से पहले वन भूमि का निवास और आजीविका के लिए इस्तेमाल करने वाली सभी जनजातियों और 3 पीढ़ियों से वन पर निर्भर अन्य परंपरागत वन निवासियों को अधिकार दिए गए हैं। अधिनियम के अंतर्गत आदिवासियों को निवास के लिए, जीविका के लिए या व्यक्तिगत या सामूहिक अधिभोग का अधिकार दिया गया है। अर्थात वन संपदा पर, इस प्रावधान के अनुसार वन संपदा पर आदिवासियों को अधिकार मिला है, वहां पर रहने का और अपनी जीविका चलाने का। समता का अधिकार, समता का अधिकार के अनुसार देश भारतीय नागरिकों में, हमारे देश के जो भारतीय नागरिक हैं, उनमें किसी भी तरह से ऊंच नीच, छोटा बड़ा या स्त्री पुरुष ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस तरह का हम किसी के साथ बर्ताव ऊंच नीच का नहीं कर सकते। कानून सभी के लिए एक समान है। बहुत से कानून ऐसे हैं जो इसके बारे में हमें संरक्षण प्रदान करते हैं। जैसे उदाहरण दिया है, बिना पूछताछ किए किसी की गिरफ्तारी जैसे कृत्य हम नहीं कर सकते। जब तक कि उस व्यक्ति से पूछताछ न हो किसी चीज के बारे में, उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ऐसा कानून में प्रावधान है। इस प्रकार का संरक्षण प्रदान करते समय भी सरकार भेदभाव नहीं कर सकती। समता का अधिकार के अंतर्गत अनेक बातों का समावेश है, जैसे किसी भी सरकारी नौकरी में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। हमारे देश में छुआछूत का पालन करने वाली अमानवीय प्रथा को पूरी तरह से कानून ने समाप्त किया है। अगर किसी ने इस तरह की कोई गलती की, छुआछूत जैसा भेदभाव अगर रखा, तो उसे संज्ञेय अपराध माना जाएगा और कानून के तहत सजा का प्रावधान रखा गया है। शिकायत अगर किसी भी तरह की मिलती है, अगर किसी ने छुआ-छूत या ऊँच-नीच जैसा भेदभाव किसी के साथ किया, तो अगर उसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई, तो उस व्यक्ति का वह अपराध संज्ञेय जानबूझ करके किया गया अपराध माना जाएगा और उस व्यक्ति को दंडित करने का प्रावधान कानून में है। भारतीय समाज में समता निर्माण करने हेतु इस प्रथा का उन्मूलन किया गया है। जिन उपाधियों और पदवियों द्वारा लोगों में ऊंच-नीच अथवा छोटा-बड़ा का भेद दर्शाया जाता है, ऐसी उपाधियों और पदवियों पर संविधान द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है, जैसे राजा, महाराजा, राय बहादुर आदि। ऐसी कोई भी बात जिसमें लगे कि राजा, महाराजा ऐसी पदवियां, राय बहादुर, जिससे भेदभाव लगे, धनवान और निर्धन इस तरह की खाई, इस तरह का भेदभाव अगर दिखाई देता है, तो इन सब पदवियों पर अब पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति समान, सभी को नागरिकत्व जैसे प्राप्त है, उसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति को समान कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है। इसलिए इस समाज में कोई भी राजा, महाराजा या राय बहादुर इस तरह की पदवियां नहीं लगा सकता। इन उपाधियों के जगह पर कुछ विशेष जो प्रावधान है, उसके बारे में यहाँ पर दिया है। वे उपाधियां और पदवियां देश नहीं दे सकता जो विषमता को बढ़ाती है, समाज में फूट पैदा करती हैं और नागरिकों में भेद उत्पन्न करती हैं, परंतु समाज के विभिन्न क्षेत्रों में गौरवपूर्ण कार्य करने वाले महानुभावों को सरकार पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसी उपाधियां प्राप्त करती हैं। हमारे देश के जो भी महान विभूतियां हैं, गौरवपूर्ण कार्य करती हैं, देश का नाम ऊंचा करती हैं, ऐसे विभूतियों को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसी उपाधियां मिलती हैं। हमारे देश का जो सर्वोच्च पुरस्कार है, वह भारत रत्न का पुरस्कार है। यह उपाधि लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए दी जाती है कि हर व्यक्ति समाज का अच्छे से अच्छा काम करे, देश के लिए काम करे। सेना में भी वीरता प्रदर्शित करने वाले कार्यों के लिए परमवीर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र जैसे सम्मान पदक दिए जाते हैं। सेना में शहीद होने वाले या अच्छा काम करने वाले जो लोग हैं, उनको इस तरह से सम्मानित किया जाता है। वीरता, उनकी वीरता के लिए, अगर कोई अच्छा काम किया है, देश के लिए लड़ते-लड़ते शहादत दी है जिन्होंने, उन्हें वीर चक्र, अशोक चक्र और सर्वोच्च जो पद है वो परमवीर चक्र, इस तरह के पदक देने का कार्य देश के द्वारा, सरकार के द्वारा होता है। इन पदकों से सम्मानित किए जाने पर उन व्यक्तियों को किसी भी प्रकार के विशिष्ट अधिकार अथवा विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होते। यह अधिकार किसी भी व्यक्ति का सम्मान बढ़ाने के लिए, गौरव बढ़ाने के लिए, गौरवान्वित करने के लिए दिया जाता है।
और जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, आगे के जो लोग हैं, वो अभी इससे प्रोत्साहित होकर के अच्छा कार्य करें, इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है। इसका मतलब ये नहीं कि उस व्यक्ति को हमने कोई विशेष अधिकार दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन इन अधिकारों का, इन पदकों का वह दुरुपयोग नहीं कर सकता। यहाँ पर दिया है भारत रत्न, जो पुरस्कार दिया जाता है, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार, कुछ इस तरह से उसके मेडल्स होते हैं और यह सेना में वीरता के लिए दिया जाने वाला अशोक चक्र यह सम्मान का प्रतीक है। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त यह एक महत्वपूर्ण अधिकार है। इस अधिकार द्वारा व्यक्ति नागरिक की दृष्टि से आवश्यक सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं की गारंटी दी गई है। नागरिक के रूप में हमें कौन-कौन से अधिकार है, पिछले पार्ट में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से हम आज़ाद हैं। कानूनी जो मान्यता हमको दी गई है, एक दायरे में हम, जैसे अपना धर्म है, कोई भी त्योहार है, उसको मनाने के लिए हम स्वतंत्र हैं। लेकिन किसी के हितों को बाधित न करते हुए, किसी को नुकसान न पहुँचाते हुए, उसी तरह से यहाँ पर स्वतंत्रता के कुछ अधिकार दिए हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। अर्थात हम भी बोलने के लिए पूरी तरह से फ्री है, हम बोल सकते हैं बिना किसी के दबाव के। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हमें आज़ादी है। सरकार अगर सही काम नहीं कर रही है, तो हम उस पे उँगली उठा सकते हैं, अपने मतों को प्रकट कर सकते हैं। बिना हथियारों के शांतिपूर्वक एकत्रित होकर जनसभा का आयोजन कर सकता है, कोई भी व्यक्ति बिना हथियार के, अर्थात जिससे शांति भंग न हो, इस तरह से वह जनसभा का आयोजन कर सकता है। उसके लिए जो प्रावधान है कानून में, उसके तहत हमें एप्लीकेशन करना पड़ता है, अर्ज देना पड़ता है। उस निवेदन के बाद परमिशन लेकर के हम शांतिपूर्वक तरीके से जनसभा का आयोजन कर सकते हैं। कोई संस्था अथवा संगठन बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। कोई सामाजिक संस्था बनाना चाहते हैं, कोई समाज के लिए कार्य करना चाहते हैं या अपने समाज के लिए कोई कार्य करना चाहते हैं, उसके लिए हम संगठन बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। भारत के किसी भी प्रदेश में भ्रमण करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। हम भारत के किसी भी राज्य में जा सकते हैं। उसके लिए भ्रमण के लिए अर्थात घूमने की पूरी तरह से आज़ादी है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, ये राज्य सरकार के कुछ कानून होते हैं, उन कानूनों का पालन करना हमारा दायित्व है। भारत के किसी भी भाग में रहने, बसने की स्वतंत्रता प्राप्त है। किसी भी राज्य में जाकर के हम अपने लिए जगह ले सकते हैं, बस सकते हैं वहाँ पर अपना व्यवसाय, रोजगार, उद्योग धंधे ये करने के लिए हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता के अधिकार द्वारा हमें न केवल घूमने-फिरने अथवा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, अपितु हम सुरक्षित रह सकें, इस हेतु हमारे लिए संरक्षण उपलब्ध करवा दिया है। कानून का संरक्षण सभी को समान रूप से प्राप्त है, उससे किसी को भी वंचित नहीं रखा जा सकता। अर्थात सिर्फ बोलने की आज़ादी नहीं है, घूमने-फिरने का अधिकार नहीं है, किंतु हमारी स्वतंत्रता किसी भी तरह से बाधित ना हो, इसके लिए हमें पूरी तरह से कानून की ओर से संरक्षण का प्रावधान है। संरक्षण अर्थात हमारी रक्षा करने का अधिकार भी कानून का है, हमारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए भी कानून बने हैं। उससे किसी को भी वंचित अर्थात समाज का प्रत्येक व्यक्ति सभी को एक ही तरह के अधिकार है, एक ही तरह के राइट्स हैं। जैसे हम सभी को जीने का अधिकार है, ऊपरी तौर पर यह अधिकार सीधा-साधा अनुभव होता है, परंतु उसमें गहन अर्थ छुपा हुआ है। इसका अर्थ जीने की गारंटी और जीने के लिए पोषक अनुकूल परिस्थिति का होना है। किसी भी व्यक्ति का जीवन कोई भी छीन नहीं सकता। बिना किसी कारण प्रमाण के किसी भी व्यक्ति को बंदी बना करके कारागार में रख नहीं सकते। जब तक किसी व्यक्ति के खिलाफ उचित प्रमाण नहीं है, उस व्यक्ति को हम बंदी नहीं बना सकते, कारागार में नहीं रख सकते। बिना पूछताछ के, बिना जानकारी के किसी पर भी कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता। और यहाँ पर जो समाज में हमें पूरा पोषक वातावरण, अनुकूल परिस्थिति जीने के लिए अनिवार्य है, वह सब करने का कार्य जो है, वह सरकार देखती है कि किस तरह से हमारे अधिकारों का संरक्षण हो सके। स्वतंत्रता के अधिकार में अब शिक्षा के अधिकार का भी समावेश किया गया है। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी लड़के-लड़कियों का, इसके पहले हम लोगों ने देखा कि हमें शिक्षा का अधिकार, हमारे देश के जितने भी बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, उन सभी लड़के-लड़कियों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने का और मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। उसके लिए प्रशासन ने, सरकार ने अनेक प्रावधान किए हैं, जिसके तहत उन्हें मुफ्त शिक्षा दी जाती है। जो आवश्यकता है उसके लिए पाठ्य पुस्तक है, जो भी शैक्षणिक साहित्य है, उन सब चीज़ों को उपलब्ध कराया जाता है, जिससे कोई भी इस अधिकार से कोई भी बच्चा वंचित न रहे। प्रत्येक बच्चे को वह
अधिकार प्राप्त है कि वह मुफ्त में शिक्षा ले सके। इसके लिए अनेक सरकारी विद्यालय खोले गए। करके देखो यहाँ अ, ब और क द्वारा की गई कृतियाँ दी हैं, 3 कृतियाँ यहाँ पर। अ ने आदिवासियों की समस्याओं को हल करने के लिए आदिवासी सहयोग मंच का गठन किया। हम लोगों ने पढ़ा अभी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हम कोई भी संगठन, सामाजिक संगठन बना सकते हैं, कोई भी संगठन बना सकते हैं। तो यहाँ पर अ ने आदिवासियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक संगठन बनाया, आदिवासी सहयोग मंच। ब ने अपने पिताजी का बेकरी उत्पादन। ये देखा हम लोगों ने स्वतंत्रता के अधिकार में, हम लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जा करके व्यवसाय कर सकते हैं। अपने पसंद के अनुसार जो जिसे कानूनी मान्यता प्राप्त हो, कानून का उल्लंघन न करता हो, ऐसा व्यवसाय हम कर सकते हैं किसी भी राज्य में जाके। यहाँ पे ब ने गोवा से महाराष्ट्र में अपना व्यवसाय, बेकरी का जो व्यवसाय था वह महाराष्ट्र में लाने के लिए निर्णय लिया, तो वह व्यवसाय कर सकता है। क व्यक्ति को सरकार की नई कर संरचना की नीतियों में दोष अनुभव हुए। इस संदर्भ में उस व्यक्ति ने एक लेख लिखकर प्रकाशित करवाने हेतु समाचार पत्र को छुपाया। यहाँ पर जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताया मैंने, अगर सरकार ने किसी तरह का ऐसा कानून बनाया जो हमें लगता है कि यह गलत है या उचित नहीं है, हमारे हित में नहीं है, तो उसके खिलाफ हम आवाज उठा सकते हैं। तो यहाँ पर क व्यक्ति ने जो सरकार की नई कर प्रणाली है, उसमें अगर उसे दोष दिखाई देता है तो उसे वह समाचार पत्र के माध्यम से या उचित मंच के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का कार्य कर सकता है। यह अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य है। विचार करो दिया है, जीवन छीन लेने का अधिकार के लिए अन्य दूसरे कुछ पूरक अधिकार है। जैसे एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। जैसे किसी व्यक्ति पर कोई आरोप है और वह अभियोग या वह आरोप सिद्ध किया जाता है, उसे उस कार्य के लिए सिर्फ एक ही बार दंडित किया जा सकता है और यह कार्य न्यायालय करता है। न्यायाधीश जो भी निर्णय देगा वह मान्य होना चाहिए उस व्यक्ति को। और मैंने पिछली बार बताया था कि जैसे न्यायालय की भी एक ऐसी प्रक्रिया है, सिविल कोर्ट से फिर हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट, वहां तक वो व्यक्ति लड़ सकता है। अभियोग सिद्ध करने वाले प्रमाणु सबूतों को इकट्ठा करना और न्यायालय में मुकदमा दायर करना पुलिस का काम होता है। मैंने अपराध किया ऐसा कह लेने वाले व्यक्ति को भी आनन फानन में दंडित नहीं किया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि मैं गलत हूँ, मैं दोषी हूँ, मैंने ऐसा घृणित अपराध किया है, तो भी उसे मान्य नहीं किया जाता जब तक कि उसका पूरी तरह से उसकी चौकसी नहीं की जाती, उसके बारे में पूरी जानकारी और सबूत नहीं इकट्ठा किए जाते, तब तक उस व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता। और यह सबूत और प्रमाण इकट्ठा करने का कार्य पुलिस का है। उससे फिर पुलिस न्यायालय में प्रस्तुत करती है, उसके वकील होते हैं, एक उसकी प्रक्रिया है कानूनी, उसके तहत फिर उस व्यक्ति का अगर अपराध सिद्ध होता है, सिर्फ मान लेने से कि मैंने अपराध किया नहीं माना जाएगा। अपराध सिद्ध होना चाहिए, उसके लिए प्रूफ होने चाहिए, पुरावे होने चाहिए। न्यायालय की इस पूरी प्रक्रिया में समय लगता है, परंतु यह आवश्यक इसलिए है कि कोई अबोध व्यक्ति या निरपराध व्यक्ति को गलती से दंडित न किया जाए। अर्थात कोई भी व्यक्ति जो निर्दोष है, वह इस किसी भी गलत अपराध के लिए जो उसने किया ही नहीं है, उसके लिए सजा भोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए कानून की जो प्रक्रिया है, वह लंबी बनाई गई है। उसके लिए काफ़ी समय लगता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण की रोकथाम करने के लिए शोषण का शिकार न होने देने, अपना शोषण अथवा दमन न होने देने के अधिकार को शोषण के विरुद्ध का अधिकार कहते हैं। कहीं किसी कंपनी कारखाने में अगर हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारा शोषण हो रहा है, किसी भी तरह का शोषण हो, उसके विरुद्ध हम मुकदमा दायर कर सकते हैं, कोर्ट में आवाज उठा सकते हैं उसके लिए, न्यायालय से हम उसके लिए न्याय मांग सकते हैं। एक और संविधान ने शोषण के विरुद्ध का अधिकार प्रदान कर शोषण और दमन के सभी प्रकारों पर प्रतिबंध लगाया है। वहीं दूसरी ओर बालकों के होने वाले शोषण की रोकथाम करने हेतु विशेष प्रावधान भी किया गया है। इस प्रावधान के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले बालकों को खतरनाक और असुरक्षित स्थानों पर काम पर रखने पर प्रतिबंध लगाया गया है। कारखानों, खदानों जैसे स्थानों पर बालकों की नियुक्ति कर उनसे काम करवाया नहीं जा सकता। अगर इस तरह से कोई व्यक्ति मिलता है, कोई कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार, ऐसा जो 14 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को, ऐसे जहाँ पर स्फोटक पदार्थ बनते हैं, पटाखों के कारखाने या खदान है, ऐसी जगह पर काम उम, अगर करता हुआ कोई बच्चा मिलता है, तो वहाँ के ठेकेदार या वहाँ के मालिक को दंडित करने का प्रावधान है। तो 14 वर्ष की आयु से कम के बच्चों को इस तरह के कामों में नहीं लगाया जा सकता, जिससे उसका शोषण हो, ऐसा कोई कार्य नहीं कराया जा सकता।
किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा न होने पर भी बेगार अथवा सख्ती कड़ाई से काम करवा लेना, कुछ व्यक्तियों के साथ बंधुआ मजदूर अथवा दास की तरह व्यवहार करना, उन्हें काम का पारिश्रमिक न देना, उसे कड़ा परिश्रम करवाना, उन्हें भूखों रखना अथवा उन पर अन्याय, अत्याचार करना शोषण के विभिन्न प्रकार है। ये ऐसे अनेक शोषण के प्रकार है। बहुत से घरों में कुछ ऐसे अनेक केसेस आते हैं, हम लोग देखते हैं समाचार के माध्यम से, बंधुआ मजदूर की तरह बच्चों से काम कराया जाता है। दासत्व का व्यवहार किया जाता है उनके साथ, उन्हें उचित पारिश्रमिक नहीं दिया जाता। कई-कई दिनों तक भूखों रखा जाता है। तो इसके यह सब अन्याय है, एक तरह का शोषण है। शोषण के सब प्रकार हैं। इसमें प्रायः महिला या बालक, समाज के दुर्बल वर्ग जो गरीब है, दुर्बल है, जो आवाज़ नहीं उठा सकते और सत्ताहीन लोगों का इस तरह से शोषण हो सकता है। शोषण किसी भी प्रकार का हो, ऐसे शोषण के विरुद्ध खड़े होने का यह अधिकार है। हम इस शोषण के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। अब यहाँ पर दिया है चर्चा करो, यहाँ बाल मजदूर काम नहीं करते, यहाँ मजदूरों को प्रतिदिन वेतन दिया जाता है। ऐसा अनेक होटलों और दुकानों पर ऐसी तख्तियाँ हम देखते हैं, पार्टियाँ देखते हैं। इसमें अभी जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि शोषण का अधिकार, यहाँ पर बाल मजदूर काम नहीं करते, अर्थात छोटे बच्चों को यहाँ पर काम पर नहीं लगाया गया है। शोषण नहीं होना चाहिए, इसके लिए मजदूरों को प्रतिदिन वेतन दिया जाता है, अर्थात उसे उचित वेतन और समय पर प्रतिदिन अर्थात जितना दिन उसने कार्य किया उसी दिन उसका वेतन दिया जाता है। तो इस तरह से संविधान में ये अधिकार उल्लिखित है, यहाँ पर बाल मजदूर काम नहीं करते और दूसरा मजदूरों को प्रतिदिन वेतन दिया जाता है, अर्थात यहाँ पर उनका किसी भी तरह का शोषण नहीं होता। अब यहाँ दिया है किसी भी व्यक्ति का शोषण न हो तथा वो अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर सके, इसके लिए सरकार ने अनेक कानून बनाए हैं। यहाँ कुछ कानूनों का उल्लेख किया गया है। ऐसे अन्य दूसरे कौन से कानून है, वे ढूंढो और उन पर विचार विमर्श करो। जैसे न्यूनतम वेतन अधिनियम, कारखानों में काम के घंटे, पहले कोई ऐसा टाइम टेबल नहीं था, 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे इस तरह से कारखानों में काम किया जाता था। लेकिन अब इसके लिए प्रावधान है, उतने ही घंटे प्रत्येक व्यक्ति से काम कराया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर उससे ज़्यादा भी कर रहा है, कोई ओवरटाइम अतिरिक्त समय दे रहा है, उसके लिए पेमेंट कितना दिया जाना है, वह निर्धारित किया गया है, वेतन निर्धारित किया गया है। फिर विश्राम का समय, बीच में ब्रेक का समय दिया है, भोजन के लिए आधे घंटे, 1 घंटे, जैसा जिसका काम है, उसके अनुसार प्रावधान बना हुआ है। महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करने वाला कानून है, जिसमें महिला पर किसी भी तरह की हिंसा नहीं की जा सकती। अगर होती है, तो वह जाकर के कानूनी रूप से या जो भी पुलिस प्रशासन है, उसके पास जाकर के न्याय माँग सकती है, शिकायत दर्ज करा सकती है। इस तरह से इस पाठ में हमने भारतीय संविधान में उल्लिखित समता, स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध के अधिकारों का अध्ययन किया। अगले पाठ में और जो भाग 2 है, उसमें मौलिक अधिकारों का और इसके आगे का जो भाग है, वह हम सीखने वाले हैं। यहाँ पर स्वाध्याय के कुछ प्रश्न दिए हैं। हमारे मौलिक अधिकार कौन-कौन से हैं, जिसके बारे में हमने पढ़ा। मौलिक अधिकार व फंडामेंटल राइट्स, हमारे मूलभूत अधिकार, जो हमें स्वतंत्रता और किसी पढ़ने के लिए जैसे बालकों के लिए दिया है कि उसे 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उचित वातावरण मिले पढ़ने के लिए, मुफ्त में शिक्षा प्राप्त हो, किसी भी कंपनी कारखाने में विस्फोटक जगह पर उसे काम पर नहीं लगाया जा सकता, खदानों में मजदूरी उससे नहीं कराई जा सकती। स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऐसे अनेक अधिकार जो हमें संविधान द्वारा मिले, उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में गौरवपूर्ण कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए सरकार की ओर से कौन-कौन सी पदक या उपाधियाँ दी गई? इसके बारे में भी पढ़ा हम लोगों ने। भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च अधिकार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इस तरह से विशेष कार्य करने वाले लोगों को गौरवान्वित करने के लिए सरकार ने प्रावधान रखा है। ऐसी उपाधियाँ दी जाती है और वीरता के लिए जो सैनिकों को दिया जाता है, उसमें अशोक चक्र, वीर चक्र, परमवीर चक्र, इस तरह की पदक सरकार द्वारा दिए जाते हैं। सेना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों के लिए उनका गौरव, उनका सम्मान बढ़ाने के लिए। 14 वर्ष से कम आयु वाले बालकों को खतरनाक अथवा असुरक्षित स्थानों पर काम पर रखने पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है? सबसे पहले 14 वर्ष से कम आयु की बालक जो है, उन्हें शिक्षा का प्रावधान है कि वह उचित शिक्षा ले सके, पढ़ लिख सके और असुरक्षित स्थान है, जहाँ पर खतरनाक पटाखों के कारखाने हैं या जहाँ पर खदानें हैं, माइन्स लगाए जाते हैं। बच्चा उतना वयस्क मैच्योर्ड नहीं होता, वो किसी भी तरह की गलती कर सकता है या उसके जो अवयव हैं शरीर के पूरी तरह से डेवलप नहीं है, वह किसी भी तरह से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं।
इसलिए ऐसे स्थानों पर बालक कार्य न करे, इसके लिए कानूनी प्रावधान है, सजा का प्रावधान है, अगर इस तरह से किसी बच्चे को इन कामों में लगाया जाता है तो। संविधान द्वारा भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकार क्यों प्रदान किए गए? हम लोगों ने नागरिकत्व में भी देखा कि एक ही नागरिकता है। उसी तरह से संविधान ने ऊंच-नीच किसी भी तरह का जाति का भेदभाव नहीं, लिंग का भेदभाव नहीं, स्त्री-पुरुष इस तरह से किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा है। कानून के आगे सभी को एक तरह से मान्यता मिली है। इस देश का व्यक्ति कहीं भी जाकर के व्यवसाय कर सकता है, कहीं भी बस सकता है और अगर उसे स्वतंत्रता है, बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। इस तरह से संविधान ने सभी को किसी तरह का भेदभाव ना हो, इसके लिए सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किया है। किसी पर अन्याय ना हो, इसके लिए समान अधिकार सभी नागरिक को दिए गए। स्वतंत्रता का अधिकार विषय पर चित्र पट्टिका तैयार करो। स्वतंत्रता का अधिकार पे चित्र पट्टिका इस तरह से हम बना सकते हैं। यह एक उदाहरण दिया है। आप लोग और अच्छे से और अच्छी चित्र पट्टिका अपनी कल्पना के अनुसार कर सकते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम जो महिला सशक्तिकरण का एक चित्र दिखाया है, ये दोनों चित्र उसी से संबंधित है। बेड़ियाँ तोड़ करके आज़ाद होकर के जीना चाहते हैं, इस तरह से चित्र पट्टिका आप भी बना सकते हैं। फिर निम्न वाक्यों में सुधार कर पुनः लिखो, किसी भी व्यक्ति को जन्मतः अधिकार प्राप्त नहीं होते। यह गलत है, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, उसे जीने का अधिकार प्राप्त है, उसे उचित पोषक आहार मिले, जिससे उसका शारीरिक विकास हो सके। इस तरह से व्यक्ति को जन्मतः अधिकार प्राप्त होते हैं, तो हम यहाँ पर इसको सुधार करके नई जो शब्द है, इसको काट करके हम फिर से वाक्य को पुनः लिख सकते हैं, इसको सुधार करके। सरकारी नौकरियों पर रखते समय सरकार धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव कर तुम्हें नौकरी से वंचित रख सकती है, तो ऐसा नहीं है। सभी को समानता का अधिकार है और उसके तहत धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता और हमें नौकरी से वंचित नहीं रखा जा सकता। जिसको हम सुधार करके लिख सकते हैं कि वंचित नहीं रख सकते। अर्थात सरकार हमें इनके आधार पर सरकारी नौकरियों से वंचित नहीं रख सकती। निम्न संकल्पना चित्र पूर्ण करो। स्वतंत्रता का अधिकार, अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की, किसी भी राज्य में घूमने फिरने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता और 3 और दिए गए हैं, जिसमें हम लोग किसी भी स्थान पर जाकर के रह सकते हैं, अपना मत प्रकट कर सकते हैं। अगर सरकार ने किसी भी तरह का कोई गलत नियम बनाया तो उसके खिलाफ हम बोल सकते हैं। अन्याय के खिलाफ लड़ने का पूरा अधिकार हमको है। धन्यवाद।